हेलो चिल्ड्रन, हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस का दूसरा लेक्चर ले रहे हैं और 11th क्लास के फिजिक्स के सिलेबस का भी दूसरा लेक्चर। हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था कि कैसे डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं और हमने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। तो उन्हीं में से कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व कर देता हूँ, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशनल फार्मूला जिसको शॉर्ट में मैं आगे लिखूंगा डीएफ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हम निकालेंगे। तो किसी भी चीज का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग उसका एक फिजिकल फार्मूला देखते हैं। फिजिक्स में एक फार्मूला, ऐसा कोई फार्मूला आप याद करिए जो आपने पढ़ा हुआ हो। 9th क्लास में आपने पढ़ा था, 11th के कोर्स में भी ग्रेविटेशन के चैप्टर आप पढ़ लेंगे वो फार्मूला। तो वो फार्मूला मैं लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस फार्मूले में यह फोर्स है, यह m1 m2 दो मास है, r डिस्टेंस है और g ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है। ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, तो इससे आप कैपिटल G के लिए फार्मूला निकाल लेंगे, r स्क्वायर न ले जाएंगे तो फार्मूला बन जाएगा यह r स्क्वायर अपॉन m1 m2। यहां पर ये ध्यान देना चाहिए कि दो मासेस हैं m1 और m2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल r एंड दीज masses are attracting each other by gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो मासेस के बीच लगता है। दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसके बारे में न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूला दिया था। तो उनके बीच जो फोर्स लगता है, दोनों ही एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं वो सेम होता है और वो फोर्स इस फॉर्मूले से दिया जाता है। तो हम सबका डायमेंशन फॉर्मूला रख देंगे। फोर्स के लिए मैंने ही आपको बताया था mft पावर -2, r डिस्टेंस है, डिस्टेंस को लिखते हैं लेंथ l स्क्वायर अपॉन m1 मतलब पहला मास जिसे कि हम लिखते हैं m, m2 यानी दूसरा मास लिखते हैं m। डायमेंशनल फॉर्मूले में हम ये नहीं देखते कि मास 1 ग्राम है कि 1000 टन है, हम उसको m लिखते हैं, कोई भी मास हो। एक्चुअली इन डायमेंशनल एनालिसिस वी डील विद नेचर ऑफ क्वांटिटी। चाहे चींटी का मास हो, चाहे मेरा मास हो, चाहे किसी का भी मास हो, पूरी अर्थ का मास हो, पूरे यूनिवर्स का मास हो, मास का नेचर तो एक जैसा होता है, इसीलिए उसका जो डायमेंशनल रोटेशन होगा वो m ही रहेगा। और इस तरह से ये कैंसिल हो गया और आपको मालूम होगा एक फार्मूला a पावर m, पावर्स का फार्मूला है, इनटू a पावर m इक्वल टू होता है a पावर m प्लस n। और उसी तरह से a पावर m अपॉन a पावर n होता है a पावर m माइनस n। तो उसके हिसाब से अगर बेस a सेम हो तो पावर यहां सब्ट्रैक्ट हो जाती है डिवाइड करने पर और मल्टीप्लाई करने पर वो ऐड हो जाती है। और आप देखिए ये l पावर 1 है। कोई भी चीज अगर सिंपल लिखा हो तो उसका मतलब पावर 1। और क्या आप जानते हैं अगर यही l पावर 0 होता तो क्या हो जाता, तो हो जाता 1। तो यहाँ l पावर 1 है, यहाँ l पावर 2 है, तो इस फार्मूले से हो जाएगा l पावर 3। और m पावर 1 है तो ऊपर जाकर हो जाएगा m पावर -1 और l पावर 3 हो गया और t पावर -2। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को यहां बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है कि डायमेंशनल फॉर्मूले का
हमारी जिंदगी में या फिजिक्स में यूज किया है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। तो हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन का मतलब है यूजेस। यहां पर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। या डायमेंशनल फार्मूला का एप्लीकेशन क्या है? तो वो होता है, कई सारे एप्लीकेशन हैं। तो जैसे कि पहला एप्लीकेशन है इन फाइंडिंग यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट निकालना, इन फाइंडिंग यूनिट। अब जैसे किसी ने आपसे कहा कि फोर्स की यूनिट क्या होगी, तो फोर्स का आप डायमेंशनल फार्मूला ले लीजिए ml⁻², और उस अब फोर्स की यूनिट चाहिए तो आप इनकी सबकी यूनिट रख दीजिए। तो मास की यूनिट आप जानते हैं किलोग्राम होगी, और लेंथ की मीटर, और सेकेंड पावर -2 टाइम की सेकेंड। तो इस तरह से किसी भी क्वांटिटी की यूनिट निकाल सकते हैं। किसी ने कहा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? तो वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का जो डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाला है उससे हम यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे जी की यूनिट निकालनी है तो यहां से निकल आएगी, मास की हो गई kg पावर -1, लेंथ की मीटर पावर 3, और टाइम की सेकेंड पावर -2। So here you are getting unit of gravitational constant. Sometimes our students solve problems and our students know the values but they forget units. So it is good idea to never forget unit by using dimensional formula. दूसरा यूज डायमेंशन एनालिसिस का होता है कि किसी भी इक्वेशन की डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक करनी, चेकिंग एक्यूरेसी। जैसे मान लीजिए इक्वेशन है b² = u² + 2as, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अब इसको चेक करना है कि ये फार्मूला सही है या नहीं है। कई बार हमें फार्मूलों की आवश्यकता पड़ती है और हम लोग भूल जाते हैं, हमें ठीक फार्मूला याद नहीं आता, तो हम लोग पुट कर सकते हैं। v यहाँ वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है, इनिशियल है, ये फाइनल है, तो नंबर है a एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम सबके डायमेंशनल फार्मूले रखेंगे, वेलोसिटी हो जाएगा L⁻⁻1 और u भी हो जाएगा L⁻⁻1, क्योंकि वेलोसिटी से हमारा मतलब है v2। ऐसे जो नंबर्स होते हैं प्योर, जिसमें कि कोई यूनिट्स नहीं होती, इनका डायमेंशनल फार्मूला होता है 1, एक्सेलरेशन का L⁻⁻2 और डिस्प्लेसमेंट का L। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक और फार्मूला मैं आपको पावर से बता दूं कि अगर किसी ने कहा कि a की पावर m होल पावर n, तो हो जाता है a पावर m। तो उस हिसाब से l की पावर 1 है और ऊपर पावर 2, तो ये हो जाएगा यहाँ भी l पावर 1 ऊपर पावर 2, तो हो जाएगा l पावर 2 t पावर -1 और -2। इसी तरह से l² t पावर -2, और अगर आप यहाँ देखें तो l पावर 1 हो जाएगा l पावर 2 t पावर -2। तो आप देख रहे हैं कि एक जैसा है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। वो मैं आपको बता दूं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। मैं यहां लिख देता हूं लॉ ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। लॉ ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस ये कहता है कि डायमेंशंस ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ an equation representing a possible physical result are homogeneous।
This is an equation representing possible physical event. So dimensions of both sides of this equation are homogeneous. Homogeneous मतलब एक जैसे. अगर आप पूछ रहे हो कि this plus this equal to this, ये तो गलत है. ऐसा नहीं है. एक्चुअली ये प्लस ये बराबर 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन 2 को तो हम 2 का नेचर 1 होता है नंबर जैसा. तो यहाँ हम ये नहीं देखते कि ये कैसे गलत हो रहा है. ऐसा नहीं, एक जैसा होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए. तो अगर ये होमोजेनियस है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा जो दिया गया था वो सही है. अगर इस टाइप से आ जाए कि जैसे पावर का मान लीजिए 3 आ जाए तो फिर ये फॉर्मूला गलत था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. Since the dimensions are homogeneous, so the given equation is correct. इसी तरह से आप घर में और भी फॉर्मूले को लेके और उनकी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं. आपका होमवर्क हम देते हैं, जैसे एक फॉर्मूला है v = u + pt. इसको आप डायमेंशनली चेक कर लीजिएगा. होमवर्क इसको चेक कर लीजिएगा. S = ut + at²/2. ये फॉर्मूला भी चेक कर लीजिएगा डायमेंशन. ये बात जरूर है कि इससे अगर नंबर वाली कोई गड़बड़ी होगी तो वो चेक नहीं होगी. जैसे मान लीजिए अगर किसी ने यहाँ पर AS भर कह दिया होता तो भी चेकिंग करने में वो ठीक आ जाता. तो इसमें केवल डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक होती है, ऐसी न्यूमेरिकल एक्यूरेसी जो है वो चेक नहीं होती. ये डायमेंशनल एनालिसिस की एक कमी है. तो जैसे ये हाफ है, नहीं भी लिखेंगे तो भी वो जो चेक होगा वही होगा. तो यहाँ पर इट डज नॉट check the complete accuracy. This dimensional analysis checks only the dimensional accuracy or the accuracy regarding nature of the quantity. तो अब हम लेते हैं तीसरा एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस. In establishing relationship among different physical quantities, हम फिजिकलिटी के बीच रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकते हैं. कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ पेंडुलम. ये कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसे मान लीजिए छत है और छत में एक खूंटी है पेड़, और वहां से हमने एक धागा टांग दिया और उसमें एक बॉल लगा दी. ठीक है, बन गया पेंडुलम. जब when we oscillate it, we see that in every oscillation it takes a fixed time, that is called time period of pendulum. You will study it in the chapter of oscillations in the 11th class itself. तो जब ये ऑसिलेशन करेगा तो हर ऑसिलेशन में ये सेम टाइम लेगा. ऑसिलेशन कैसे करवाएंगे? अगर आप पेंडुलम की ये जो बॉल है इसको बोलते हैं बॉल और ये पूरे को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम. ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो इस बॉल को आप हटाकर यहां पहुंचा दीजिए और छोड़ दीजिए तो ये खुद ही ऑसिलेट करने लगेगा. ये ऑसिलेशंस धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे. आप देखेंगे कि पहले ये इतना ऑसिलेट करेगा और फिर धीरे धीरे कुछ देर बाद ये इतना इतना करेगा, फिर इतना इतना करेगा और फिर रुक जाएगा. ऐसा ऑसिलेशन को बोलते हैं टेलर ऑसिलेशन, और इनके बारे में हम ऑसिलेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे. तो ऑसिलेशंस जब हम लोग पेंडुलम का देखते हैं तो कोई भी पॉइंट ले लें. मान लीजिए इस पॉइंट का इसका मीन पॉइंट नाम रहता है एम, नाम रख लें. इसका नाम रख लें ए और इसका रख लें बी. ये एंड पॉइंट्स हैं जहां तक पेंडुलम जाता है. यू कैन कॉल देम एक्सट्रीम पॉइंट्स. तो एम से ए तक जाएगा और ए से एम आएगा
और m से b जाएगा और b से m आएगा इन इट्स मोड ऑफ ऑसिलेशन, तो हम कहेंगे वन ऑसिलेशन हो गया। मतलब यहां से लेके यहां तक जाएगी, फिर यहां आएगी और फिर सेंटर पे आ जाए वापस, जिसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। और इस वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है हम उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल T। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड के लिए फार्मूला निकाला जाता है और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो ऑसिलेशन के चैप्टर में आता है, जिसको थ्योरी ऑफ ऑसिलेशन से मेथड से निकाला जाता है। लेकिन यहां हम डायमेंशन एनालिसिस से भी दैट रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश्ड। बिना ऑसिलेशन की थ्योरी जाने, कुछ भी जाने, ओनली थ्रू डायमेंशन एनालिसिस वी कैन एस्टैब्लिश दैट इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। आपने वैसे पॉपुलरली पढ़ा भी होगा T is equal to 2 pi under root L upon G, and this is the formula for dimension analysis for time period of simple pendulum, और इसको वहां डिराइव किया गया है, लेकिन यहां पर हम लोग इसको डिराइव करेंगे। तो कैसे हम लोग इसे डिराइव करेंगे डायमेंशनली, आप इसको देखिए। डायमेंशनली कोई भी रिलेशनशिप हम एस्टैब्लिश करते हैं तो वी ट्राई टू गेस which quantities affect the given quantity. We want to find the formula for T. We think which quantities may affect the time period of this pendulum. This is oscillating, तो इसका टाइम पीरियड इस पेंडुलम की लेंथ, इफेक्टिव लेंथ L पर डिपेंड कर सकता है, जो इसके सेंटर पर मेजर की जाती है। तो इट में डिपेंड ऑन L। दूसरा, इट में डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉब आल्सो, एज आई थिंक। तीसरा, हाउ मच अर्थ अट्रैक्ट्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g पे भी ये डिपेंड कर सकता है और m पे डिपेंड कर सकता है। नाउ इफ these three may affect time period of a pendulum, then in the formula for time period L, M and G must appear. Otherwise how can they affect T? अगर वो T को प्रभावित करते हैं तो T के फार्मूले में उन्हें आना ही चाहिए। हम ये नहीं जानते कि वो कैसे आएंगे। हो सकता है L का स्क्वायर आ जाए, L का क्यूब आ जाए, L का रूट आ जाए, पता नहीं जो भी हो, पता नहीं कुछ पावर A आ जाएगी, B की पावर M की पावर B आ जाएगी, G पावर C आ जाएगी, और इस टाइप का एक फार्मूला बन जाएगा। या प्रपोजिंग दिस फार्मूला, तो हम क्या करते हैं, हमें टाइम पीरियड का फार्मूला चाहिए, हम सोचते हैं। अभी मत सोचिए कि आप कैसे सोचने लायक हो जाएंगे। धीरे धीरे जब आप कोर्स पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी एक एबिलिटी आ जाएगी कि आप सोच सकें कि विच क्वांटिटीज में अफेक्ट सर्टेन क्वांटिटी। तो धीरे धीरे आप जान जाएंगे। अभी आप डायमेंशन एनालिसिस को सीखिए कि कैसे ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में हमारी हेल्प करता है। तो अब कोई फार्मूला ऐसा बन जाएगा। कई बार फार्मूले में कुछ नंबर भी रहता है, जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv²/2, तो ये एक नंबर भी ऐसे आता है। तो कई बार अगर नंबर आता है तो मान लीजिए वो नंबर k है, और यहां पर हम ये मानते हैं कि जो k है और a, b, c, these are dimensionless constants. Dimensionless constants, dimensionless का मतलब है जिसका डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, जिसमें मास लेंथ टाइम नहीं होता। जैसे मैं आपसे पूछें क्या केस कितनी है, तो आपने कहा 15 ईयर्स, तो दिस क्वांटिटी 15 ईयर्स इज अ टाइम, सो इट्स डायमेंशन फार्मूला इज टी। लेकिन हम अगर पूछें कि कितने आदमी थे, तो आप कहेंगे कि 3 आदमी थे। तो 3 आदमी, तो 3 एक नंबर है, उसके लिए पर 1 कहते हैं, और आदमी पर्सन्स, उसमें कोई मास लेंथ टाइम वगैरह नहीं होता,
तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आएगा, इसलिए ये क्वांटिटी हो जाएगी डायमेंशनलेस। जैसे कि ये तो मास है, ये वेलोसिटी है, तो इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ये डायमेंशनल क्वांटिटी कहलाती है। देखिए कि 2 जो है, जस्ट 2, this 2 is not 2 kilogram or 2 meter, it is just 2, so it is dimensionless, and also it is just 2, it cannot change, so it is constant. ये constant, एक बॉडी का मास constant है, लेकिन दूसरी बॉडी का दूसरा होगा, लेकिन कांटिक एनर्जी किसी की भी मिलेगी तो फॉर्मूला यही रहेगा कि 2 बार बार नहीं रहेगा, तो जो क्वांटिटी बार बार नहीं रहती है वी कॉल इट कांस्टेंट, और जिसमें डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसको हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला MLT होता है, कुछ m की पावर अदर देन 0, p पावर अदर देन 0, l पावर अदर देन 0, तो वो डायमेंशनल क्वांटिटी कहलाती है। तो क्वांटिटीज में भी डायमेंशनलेस और डायमेंशनल, एंड क्वांटिटीज में भी कांस्टेंट और वेरिएबल। तो जितनी बार क्वांटिटीज होती हैं वो 2 तरह की होती हैं कि भाई डायमेंशनलेस और डायमेंशनल, और दूसरी होती है डायमेंशन लेस। तो जिसमें डायमेंशनल क्या होती है, मास होता है, वेलोसिटी होती है, जो भी ये सारी टर्म्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, एक्सेट्रा। और जो डायमेंशनलेस होती है, जैसे एंगल होता है, जैसे कोई नंबर होता है, प्योर नंबर, कितने पर्सन थे वहां पर, कितनी बुक्स हैं, ये सब। हम उसी तरह से क्वांटिटीज को फिर से एक बार हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्वांटिटीज में भी कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल, तो whose values do not change, वो कांस्टेंट हो गई, और जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे कि हम कहते हैं कि रेट ऑफ शुगर, अब ये वेरिएबल है, लेकिन हम ले लें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या प्लैंक कांस्टेंट या स्पीड ऑफ लाइट। नाउ रेट ऑफ शुगर जैसे कोई कहे कि 30 रुपीज पर केजी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा 30 का हो जाएगा 1 रुपीज का, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। डायमेंशनल फॉर्मूला हम देखते हैं कि क्या वो इंटरनेशनल सिस्टम की मास एंड टाइम की लिस्ट में कहीं आता है, और केजी, तो केजी के लिए m, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m पावर -1। तो जो चीज कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है, और जो वेरिएबल है उनका भी हो सकता है। तो डायमेंशनल एंड डायमेंशनलेस is one kind of classification, and constant and variable is another kind of classification. There are quantities which are dimensional but which are constant or which are variable. There are quantities which are dimensionless, they will be constant or they will be variable. तो बात चल रही थी कि हम ये फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो हमने सोचा हमने अपनी स्टडी से जाना कि T में डिपेंड ऑन डेप्थ। तो यहां पर these are dimensionless constants, they do not change, like this 2, and these powers are like this 2 and 1 which also do not change. If we want to calculate the cardiac energy of body, mass and velocity may change, but these power 1, 2 and this number do not change. तो फॉर्मूले में ये नंबर जो है ये रादर 1/2 है, तो इस तरह का k है, तो ये पावर्स जैसे 1 और 2। तो पुटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ द साइड्स, तो दोनों तरफ के डायमेंशंस हम रखेंगे यहां पर। तो t का डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम है t, k डायमेंशनलेस है, तो डायमेंशनलेस जो होते हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला 1 होता है। लेंथ l है, पावर a, पावर का
ए है, तो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला ऐसा नहीं करेंगे कि 1 रख देंगे, क्योंकि अगर किसी ने कहा एल स्क्वायर और उसका हमने 2 को 1 कर दिया तो इसका मतलब हमने इसे एल कर दिया, तो वो तो गलत हो जाएगा। ये एक्चुअली एल इंटू एल है और आप इसे नहीं हटा सकते। अगर यही कोई कहे कि 3l तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला फिर केवल l हो जाएगा, क्योंकि 3 का 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ये l क्यूब है तो फिर ये l क्यूब ही रहेगा। तो l पावर a, m मास है m पावर b, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होगा lt पावर -3, और इसकी पावर हो गई c। तो अब हम देखेंगे ये t पावर 1 है, यहां m की पावर 0 है, l पावर 0 है, ये नंबर 1 है, इसको छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई होके वही हो जाएगा l पावर a, m पावर b, ये पावर हो जाएगी l पावर c और t पावर -2c। n पावर 0, l पावर 0, t पावर 1, तो ये हो जाएगा l पावर a प्लस c, m पावर b and t पावर -2c। Now if it was a correct dimensional equation according to law of homogeneity of dimensions, then dimensions of both the sides must be homogeneous। तो जो पावर यहाँ l की है वही यहाँ होगी, जो m की है वही यहाँ होगी, जो t की है वही यहाँ होगी। तो इसीलिए हम करते हैं इक्वेटिंग द पावर्स, दोनों तरफ की पावर्स इक्वेट करते हैं। तो m की पावर अगर हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ 0 है और वहां b है, तो इससे साबित होता है कि b इक्वल टू 0। l की पावर अगर हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ 0 है, वहां a प्लस c इक्वल टू 0, एंड t पावर -2c है, तो -2c t की पावर इक्वेट करेंगे, जो यहाँ t की पावर है जो यहाँ इक्वल टू 1, तो हमें यहाँ से a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए c आ जाएगा -1/2, क्योंकि -2 हो जाकर डिवाइड करेगा, और c आप यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस c दैट इज -1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1/c आ गया है, और b इक्वल टू 0 तो आ गया है। तो हम इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रख देंगे। लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको रख देंगे तो हमारा फार्मूला आ जाएगा। तो यहां पर भी हम कर सकते थे, यहां जगह आपने लिखा होगा पुट इन इक्वेशन 1, तो t आ जाएगा t इज इक्वल टू k l पावर a, मतलब l पावर 1/2 एंड g m पावर b, b आ गया है 0, m पावर 0 and g पावर c that is -1/2, तो ये आ गया। तो एक बात आपको बता दें कि अगर कोई भी चीज की पावर अगर हाफ है तो उसका मतलब होता है रूट ऑफ दैट। तो l पावर हाफ रूट है, तो t का फॉर्मूला रहेगा, आगे की लाइन लिख रहा हूं कि रूट l और एनीथिंग पावर 0 हो जाता है 1, तो हो जाएगा 1, और g पावर -हाफ को नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा g पावर +हाफ। अगर ऊपर की चीज को नीचे ले जाया जाए और नीचे की चीज को ऊपर ले जाया जाए तो उसकी पावर का जो साइन है वो बदल जाता है। इसको p/q की पावर 3, तो अगर आप इसको q/p कर देंगे तो ये हो जाएगा पावर -3।
तो उसी तरह से नीचे जाएगा, अब ये टी हो जाएगा के रूट एल अपॉन रूट ऑफ जी। तो रूट ऑफ ए अपॉन बी अगर हो तो हम उसे रूट ए अपॉन रूट बी कह सकते हैं। उसी तरह से उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के रूट ऑफ एल अपॉन जी। के यहाँ पे कांस्टेंट है जो डायमेंशन लेस है, और के की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकलेगी, उसके लिए हमें लैब जाना पड़ेगा। विल टेक अ पेंडुलम देयर एंड स्टॉप वॉच and will oscillate the pendulum and note the time period by watch practically। तो टाइम पीरियड रख देंगे, लेंथ नाप लेंगे जी। जी आपके शहर में कितना है, ये लिस्ट टेबल्स होती हैं फिजिक्स में दी रहती हैं, तो यूजुअली 9.8 होता है इंडिया में, तो 9.8 का घर देंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। तो साइंटिस्ट लोगों ने के की वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके निकाल लिया है। तो by experiments as obtained, k was equal to 2 pi, and since it was constant, so it was same for all pendulum। एक बार आप और अच्छे से इसको देख लें प्रूव करके, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन which is very popular question in examinations, इसके द्वारा आप पेंडुलम का ही कोई भी रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करें उसको निकालना आप जान जाएंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया P इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जो कि एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और आप इसे कैसे डायमेंशन एनालिसिस से निकाल सकते हैं आप इसे देख लीजिएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन होमवर्क आपको देते हैं कि when a body travels on circle, then its velocity and radius of circular path and its mass affect a force which acts on the body towards center and called centripetal force। So centripetal force का एक फार्मूला होता है F is equal to mv square by r। ये हमें सर्कुलर मोशन नाम के चैप्टर में इसका ओरिजिनल डेरिवेशन होगा, लेकिन डायमेंशनली भी हम इसको निकाल सकते हैं, इसी तरह जैसे मैंने ये फॉर्मूला निकाला है। तो ये तो आपको निकालना है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे कि से F डिपेंड्स ऑन m v and r, so m v and r, say powers are a b and c, say this dimension constant, तो प्रोसीड करिए और इसी तरह से पावर इक्वेट करिए और आप ये फॉर्मूला भी निकालेंगे। ये फॉर्मूला बस आपको बता रही है, आपको रिजल्ट पता है तो आप चेक कर लें कि आ गया है, और अगर ना आए तो आप फिर से उसे देखिए कि कहाँ गलती रह गई है। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर लिया और आपको 2-3 होमवर्क भी दिए, उनको करिए। हम अगले लेक्चर मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।